बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। एफबीआर पे आपने मेन वेबसाइट पे आना है और उसके बाद आईआरएस पे जब आप क्लिक करोगे तो आईआरएस पे आप आओगे। अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं लिया तो आप यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इधर से आप अपना पासवर्ड ले सकते हो। इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। लॉगिन करना है आपने। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं उनकी कंप्लीट वर्किंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी और आप ख़ुद से भी अपनी वर्किंग अगर करना चाहें तो कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। ये जो रिटर्न है ये सिर्फ उन बंदों के लिए है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। आप नॉन रेजिडेंट हैं, ना तो पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट है और ना स्टॉक मार्केट में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई म्यूचुअल फ़ंड में है, तो फिर आपने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम है, चाहे वो 1 रुपये की भी क्यों ना हो, तो आपने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये सिंपल सा फॉर्म है। इसमें सबसे पहले तो एडजस्टेबल टैक्सेस आते हैं कि आपकी अगर कोई टैक्सेस की डिडक्शन हुई है पाकिस्तान में, मतलब कि आपने जैसे कैश विदड्रॉल है, अगर गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है, उस पर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और ये सारे टैक्सेस जो हैं ये सारे रिफ़ंडेबल होते हैं, ये सब आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। अब जो है प्रोसेस उन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया है कि ये चीज़ें आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती हैं अगर आपका रिफ़ंड अप्रूव हो जाए तो। लेकिन जो भी आप यहाँ पे टैक्स क्लेम करें उसका प्रूफ, उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह रिफ़ंड कैसे क्लेम करना है उसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो वीडियोज़ के आते रहें। इसी तरह ये नीचे जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं, ये मैंने बाकी वीडियोस में बड़ा डिटेल से करके भी दिखाया है। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट टैक्सेस को ऐड करना है। ठीक है। तो ये सारे रिफंडेबल होंगे आपके टैक्सेस। उसके बाद आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। पहले इस फॉर्म में वेल्थ स्टेटमेंट नहीं थी तो हम इसको ज़ीरो की भी सबमिट कर देते थे, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अब वेल्थ स्टेटमेंट है और आप इसको ज़ीरो की सबमिट करें। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि लॉ तो ये कहता है नॉन रेजिडेंट के लिए वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको करनी चाहिए। ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिख सकते हो जो आपके डिपेंडेंट पाकिस्तान में हैं, उनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हो। नीचे कंप्रीहेंसिव फिगर ज़्यादा डाल दें आप, वो मैंने आपको एक छोटा सा वैसे करके दिखाया है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं आपका मैं वेस्ट करता। उसके बाद आपके आ जाएंगे एसेट्स। अगर तो आप दूसरे या तीसरे साल सबमिट कर रहे हो तो जो पिछले साल के एसेट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस दफ़ा कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो आप उसको ऐड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो आपका ये चीज़ ब्लैंक होगी, तो प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। और याद रखिएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने हर साल इंक्रीज़ नहीं करनी। 30 जून को जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी आपने ली है, वो आपने यहाँ पे शो करनी है। मतलब अगर मैं 2020 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो 30 जून 2020 को जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो इधर होनी चाहिए उस वैल्यू पे जो मैंने ली थी। अनलेस के अगर कोई प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन हुई है तो फिर आप वैल्यू बढ़ाएँ उसकी। अदरवाइज़ जिस वैल्यू पे लिया है उस वैल्यू पे वो आपने शो करना है। और ये जैसे अब मैं अगर 2020 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो आपने 30 जून 2020 को देखना है। अगर आप 2019 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 30 जून 2019 की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आपने चेंज नहीं करनी, मार्केट वैल्यू नहीं करनी, जो एग्जैक्ट है बस वही लिखनी है आपने। इस तरह डेल करना हो तो आप इसको डेल भी कर सकते हो। इसी तरह आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई फ़ाइल परचेज़ की हुई है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जिधर बैंक अकाउंट्स हमने ऐड किए हुए हैं, लेकिन आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी अनडॉक्यूमेंटेड नहीं छोड़नी कि कल को वहाँ से आपको रिटर्न आए और आप उसको फिर डिस्क्लोज ना कर सको। मतलब यहाँ आपने अगर किसी को पैसे काम करने के लिए दिए हुए हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में उसको शो कर सकते हो। ये हाउस होल्ड इफेक्ट में आप अपने घर की सारी चीज़ें, जिसमें फ़र्नीचर है, कपड़े हैं, अप्लाइंसेस हैं, बर्तन, सारी चीज़ें घर की ज़रूरत की वो आ जाती हैं आपकी। ठीक है। इसी तरह ये बाकी एसेट्स हैं आपके। उसके बाद आप आ जाते हो रिकन्सिलेशन वाले टैब में। इसमें आपके काम की सिर्फ ये 1 या 2 फील्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो फ़ॉरेन रिमिटेंस है। जितने पैसे आपने बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान भेजे हैं या जो एक्सचेंज होती है उसके थ्रू, वो आप फ़ॉरेन रिमिटेंस में ले सकते हो और इसको कैलकुलेट कर दें। उसके बाद जो है ना, इसमें अगर आपको गिफ्ट मिलता है ड्यूरिंग द ईयर, कोई गिफ्ट आपको मिला है, ये याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको कैश गिफ्ट मिलता है ना, तो वो अगर फैमिली मेम्बर की तरफ से है वो तो कैश भी चल जाएगा, लेकिन अगर किसी फ्रेंड की तरफ से है तो वो फिर बैंकिंग चैनल से होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई गिफ्ट मिला है तो आप इसको गिफ्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपना कोई कैपिटल एसेट सेल किया है प्रॉपर्टी के अलावा, फर्ज किया गोल्ड है, गाड़ी है, तो उस पे जो गेन हुआ है वो यहाँ पे आपने शो करना है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं अक्सर वीडियोस में बताता भी हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं, फिर वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। फ़र्ज़ किया आपने गाड़ी 5 लाख की ली हुई थी, पहले वो आपने शो की हुई थी अपने एसेट्स में गाड़ियों में 5 लाख की। अब अगर इस साल आपने 30 जून से पहले उसको सेल कर दिया है तो यहाँ से एसेट्स में से उसको अपने डेल कर देना है, ठीक है। और जो 2 लाख का गेन है ना वो आपने यहाँ पे फीड कर देना। इसी तरह गोल्ड भी, ये भी उसकी भी सेम ट्रीटमेंट होगी। प्रॉपर्टी के अलावा जो भी आपका एसेट है वो ऐसे आपने ट्रीट करना है, इसको कैलकुलेट कर दें। फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से और आखिर तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब इसमें ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 15 लाख आई है माइनस में। इसका मतलब ये है कि मेरे जो एसेट्स हैं ना वो कम हैं इतनी अमाउंट से, ठीक है। अब पहले आप अपने एसेट्स को चेक करें कि इसमें क्या वजह है कि क्यों डिफरेंस आ गया इतना। अब मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि जी मैंने घर की आइटम्स जो थी वो परचेज़ की थी, वो मैंने अभी ऐड नहीं की, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि आप ख़ुद नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवा सकते हो अपनी रिटर्न्स। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हो जी। अब मैं जब रिकन्सिलेशन पे आता हूँ तो अब देखें 5,50,000 का डिफरेंस अभी भी है। अब इसमें देखें 2 ही चीज़ें, या तो मेरा एसेट अभी तक कम है, अगर एसेट मेरे पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब मैंने जो एक्सपेंस बुक किया हुआ है 4 लाख का ये कम था। तो आप ये करें, एक्सपेंस जो अपना 4 लाख से बढ़ा के इसमें 5,50,000 जमा करें और एक्सपेंस अपना है जो है 9.5 लाख करके जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिफरेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा और आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये सिंपल सी जो रिटर्न थी ये उनके लिए थी जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में। इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना प्रॉपर्टी पे, चाहे आपकी 1 बिलियन की प्रॉपर्टी है। लेकिन सिर्फ ये ज़रूर आपने ध्यान रखना, आपने शो हर चीज़ करनी है, आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, इसको वेरीफाई करना है और इसको सबमिट कर देना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे, ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि सेविंग अकाउंट है, कोई उनकी रेंटल इनकम आती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से उनको डिविडेंड आता है, कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन डिविडेंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो सेम ट्रीटमेंट उनकी वैसे ही होगी, ठीक है। मतलब अगर उनका 1 रुपया भी प्रॉफिट आता है सेविंग अकाउंट से तो वो पहले वाला फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते नॉन रेजिडेंट वाला, उनको नॉर्मल रिटर्न जो है वही फाइल करनी पड़ेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, अगर आप चाहें तो वो ज़ीरो हो सकता है। वो कैसे होगा वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, वो ज़रा ध्यान से आपने सुनना है जी। अब जब मैंने ये फॉर्म ओपन किया, इसमें मैं किसी और चीज़ की आपको ट्रीटमेंट अभी नहीं बताऊंगा। हर चीज़ पे, सैलरी पे, बिज़नेस पे, प्रॉपर्टी पे मैंने सेपरेट वीडियोस अपलोड की हैं। कैपिटल गेन पे भी मैं करूंगा, स्टॉक मार्केट पे भी मैंने की है। वो हर जो वीडियो है उसकी मतलब कि उस पोर्शन की सेम वीडियो की सेम ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अदर सोर्स में आपने आना है और जितना प्रॉफिट ऑन डेट आपको इस साल हुआ है वो आपने लिखना है दरमियान वाले बॉक्स में। सॉरी, ये मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको कैलकुलेट करें, इसको आपने दरमियान वाले में लिखना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो अमाउंट है जो प्रॉफिट ऑन डेथ होता है ये फ़ाइनल टैक्स में आता है। तो 3,60,500 लिखा मैंने और कैलकुलेट किया। मतलब ये जितने भी मेरे सेविंग अकाउंट थे ना, ये उनका टोटल मेरा प्रॉफिट बनता था पूरे साल का, जुलाई 19 से 30 जून 2020 तक। उसके बाद आपने फ़ाइनल टैक्स वाले बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऑन डेट जो है इसको देखना है, वहाँ पे इसको जो है ना आपने इसका टैक्स भी और इसका जो प्रॉफिट है वो भी इंटर करना है। ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़रा सर्च करके आपको बताता हूँ जी। मैंने लिखा, ये जो सेकंड शेड्यूल में आ रहा है इसमें आपने नहीं करना जी। नीचे आए ज़रा, प्रॉफिट ये आ गया, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, इसका कोड है 64310056। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अगर आपके मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स हैं तो हर अकाउंट का IBN नंबर आपने ऐड करना है और उसके साथ जितना आपको वहाँ से प्रॉफिट मिला और जितना उस पर टैक्स आपने पे किया वो आपने ऐड करते रहना है। प्लस पे क्लिक करके आप अकाउंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक अकाउंट ऐड करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये एक अभी ऐड किया है,
ठीक है। अब जितना मुझे प्रॉफिट मिला था, मैंने जो अदर सोर्स में लिखा था, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। टैक्स इसमें से अभी मैंने माइनस नहीं किया। ग्रॉस था 36500, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। जी ये अभी थोड़ा सा स्लो है जी। मैंने नीचे आके इसको यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको कैलकुलेट करें तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना चाहिए था, ठीक है जी। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो उसने मुझे बताया कि जी 54,000 समथिंग टैक्स बनता है, जो कि 15% बनता है, ठीक है। अब अगर तो आपने इतना ही टैक्स पे किया हुआ है तो आपने नीचे दोबारा आना है और जहाँ पे टैक्स का बॉक्स है वहाँ पे ये अमाउंट आपने लिख देनी है। ये अमाउंट आपकी ज़ीरो भी हो सकती है। वो कैसे होगी, आज तक आपको हो सकता है कभी किसी कंसल्टेंट ने भी ना बताया हो। ये आज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक फ्री एडवाइस करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि ये उम्मीद, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो ये टैक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने बैंक मैनेजर को थोड़ा सा डराना पड़ेगा, क्योंकि आप हक पे हैं। अगर आप थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे होगा जी। अब देखें, आपने जितना टैक्स बना था उतना ही पे किया तो एडमिटेड कुछ नहीं बना आपका, ठीक है। अगर एडमिटेड टैक्स बनता तो फिर हमें चालान पे करके जमा करवाना पड़ता जी। अब मैं दूसरे सिनेरियो में आता हूँ। अक्सर आजकल ये हो रहा है कि जो टैक्स है वो 10% की डिडक्शन होती है और यहाँ पे सिस्टम 15% कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि इसका जो 10% है ये 36050 बनता है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी। अब ये देखें, ठीक है, ये मैंने पे किया था 36, बनता है 54। अब मैं जब कंप्यूटेशन में आता हूँ तो यहाँ पे आपकी वो एडमिटेड लायबिलिटी बना देगा। इसका मतलब है कि जब तक आप वो टैक्स पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, या आपने कोई एडवांस टैक्स पहले पे किया हुआ है वो एडजस्ट नहीं होगा, तब तक वो, जब तक एडमिटेड टैक्स ख़त्म नहीं होगा, आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं हो सकती। इसके लिए फिर आपको चालान बनाना पड़ता है एडमिटेड टैक्स के लिए, अगर टैक्स पे करना हो। चालान बनाने की कम्प्रीहेंसिव वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह मैं अभी कमिंग डेज़ में अपलोड कर दूंगा जी। ये देखें, ये अब आपका 18,000 समथिंग जो है एडमिटेड टैक्स बना है, तो इसका आपको चालान बनाना होगा। जब चालान की पेमेंट हो जाएगी आपकी तो आपने पेमेंट पे आना है और यहाँ पे इस प्लस को क्लिक करना है। जब आप प्लस को क्लिक करेंगे तो इधर वो आपको शो हो जाएगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो वो रिटर्न के साथ अटैच हो जाएगा आपका, ठीक है। जब वो अटैच हो जाए तो फिर दोबारा से आपने रिटर्न वाले डाटे में कंप्यूटेशन में आके इसको कैलकुलेट 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी मैंने आपको बता दिया, ऐसे था। लेकिन अगर आपने कुछ और जगह पे टैक्सेस पे किए हुए हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 10% ही कटा था आपका, ठीक है। अब आपके टैक्सेस आपने कुछ और जगह पे किए हुए हैं, मतलब आपका कैश विदड्रॉल पे निकला हुआ है, ट्यूशन फीस बच्चों की पे की है, गाड़ी का टोकन टैक्स है, ये एडजस्टेबल टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन डेट का जो था वो फाइनल टैक्स में था, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी समझाने के लिए आपको जस्ट मैं कहता हूँ कि मैंने जो ट्यूशन फ़ी बच्चों की पे की थी उस पर मैंने 50,000 टैक्स अपना पे किया है, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख देता हूँ जी, और इसको मैंने कैलकुलेट किया जी। अब आप अगर दोबारा कंप्यूटेशन पे जाएं तो आप देखेंगे कि बजाय एडमिटेड के अब आपका रिफंडेबल आ जाएगा, ठीक है। और ये रिफंडेबल कैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में, इस पे मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। आप चैनल के साथ इन टच रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा वीडियो। और इंशाल्लाह आजकल अभी चांसेस हैं कि जितने भी नॉन रेजिडेंट्स के जो रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो उनको मिल जाएंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मेरे अक्सर क्लाइंट्स के जो हैं वो टैक्सेस इस तरह जो है ना वो क्रेडिट हुए हैं, इसलिए मैं आपको जो है ना इस दफ़ा अभी करके भी दिखाऊंगा वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा रिफ़ंड के लिए जी। अब जब रिकन्सिलेशन पे आप आते हो तो यहाँ पे आपने सबसे पहले कंप्यूटेशन से जो चीज़ आपने फीड किया, मतलब जो भी इनकम थी, अभी मैंने सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट की ट्रीटमेंट की है। अगर आपकी स्टॉक मार्केट की है, आपकी बिज़नेस की है, वो मैं सेपरेट वीडियोज़ में जैसे करके दिखाऊंगा वो सेम वैसे ही करनी है। तो अभी जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल टैक्स वाले। अगर कोई और भी इनकम आपकी फाइनल टैक्स में आ रही हो तो वो इसमें जमा करके दोनों अमाउंट्स इकट्ठी करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ फॉरेन रिमिटेंस आपने पाकिस्तान पूरे साल में कितने पैसे भेजे बैंकिंग चैनल से, एक्सचेंज से, तो यहाँ पे ये भी लिखने हैं आपने। उसके बाद आप वही, अगर ये अदर जो है ना, इसमें आप याद रखिएगा, इसमें लेट्स सपोज अभी मैंने 5 लाख लिखा है, ये अदर चीज़ में आप लिख सकते हो जो ऊपर कहीं पे भी नहीं आ रही आपका इनफ्लो।
नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी स्पेशली याद रखिएगा, कोशिश करें अपने जो बाहर के एसेट्स हैं ना उनकी एक वैल्यू ज़रूर लिखें आप। मतलब कि आप थोड़ा सा नीचे इधर वीडियो में आए ना, ये देखें यहाँ पे ये आज है एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, इस पे प्लस पे क्लिक करें। कोई ज़्यादा डिटेल नहीं देनी। लेट्स सपोज आपके पास कैश इन हैंड है, वहाँ पे आपके पास गाड़ी है, आपका बैंक्स में कैश पड़ा हुआ है, तो 30 जून 2020 को जिस ईयर की भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी 30 जून 2020 को या 2019 को जो पोजीशन थी ना, वो पोजीशन आपने मतलब बैंकों में था, कैश इन हैंड था, वो जो भी रेट बनता है US डॉलर था या दिरहम थे या कुछ पाउंड थे, तो उनको जो भी वैल्यू पाक रुपीज़ में 30 जून की बनती है वो लिख के इसको कैलकुलेट कर देना है आपने। ठीक है, जब आप इसको लेट्स सपोज मेरे पास 5 मिलियन था, मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि 21,39,000 का डिफरेंस हो गया। वो इसलिए हुआ है, अगर तो पहले साल था तो ये जो भी डिफरेंस था इसको उठा के आप प्रीवियस ईयर वाले एसेट्स में कॉपी पेस्ट कर दें तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनवर्ड कर रहे हो फिर आपने ऐसे नहीं करना। और ये इनफ्लो ऐसा भी नहीं है जो आप ऊपर इसको ऐड कर सको जहाँ पे फॉरेन रिमिटेंस ऐड की थी, तो आपने ये करना है जितना ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपके एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान की वजह से आई है, इसको सबको अदर में आपने लिख के कैलकुलेट कर देना है। ये इसलिए क्योंकि देखें ये एसेट्स आपके बाहर हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में पैसा आया ही नहीं आपके पास, लेकिन आपके एसेट्स बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए अदर में आप इस अमाउंट को लिख दोगे 21,39,500 को और कैलकुलेट करोगे तो जो आपका डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा जी। एट्रीब्यूट में आपने नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको सिंपल वे में करके दिखा दूँ फिर भी। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगे आप नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, आप मेरी जो पेड सर्विसेज हैं वो ले सकते हो जी। यहाँ से वेरीफाई करना है, उसको सबमिट कर देना है। अब बातें हैं काम की जो मैं बात बताना चाह रहा था। देखें फ्रेंड्स, आप जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है एज़ पर लॉ, ये सेकंड शेड्यूल है, इसका पार्ट 1 है और इसकी क्लॉज है 79। ठीक है, इसको आप स्टॉप करके वीडियो को देख भी सकते हो दोबारा से, मैंने ये इसी वजह से इसका स्क्रीनशॉट ऐड किया है। इसमें जो है ना ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई भी पाकिस्तानी जो बाहर रहता है अगर उसका पाकिस्तान में प्रॉफिट अर्न कर रहा है सेविंग अकाउंट से और उस अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंटरनल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही या कैश डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो वो जो प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट होगा। आप अपने बैंक मैनेजर को फोर्स करें, उससे बात करें कि भाई अगर आप एज़ पर लॉ तो टैक्स बनता ही नहीं, अगर आप इसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते तो मैं अपना अकाउंट किसी और बैंक में ओपन करवा लेता हूँ। जब आप ऐसे बात करोगे तो बैंक मैनेजर अपने लीगल डिपार्टमेंट से बात करके आपका टैक्स जो वो ज़ीरो कर सकता है। और ये एज़ पर लॉ है, इसमें कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं है मैं आपको जो कि किसी को पता नहीं, असल में लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, नॉन रेजिडेंट्स पे जो है ये टैक्स बनता ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने सर्विसेज लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।